बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। यहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जो गुज़िश्ता लास्ट थर्सडे हमने शो किया उसके बाद से अब तक का जो है, क्योंकि इस हफ्ते का ये हमारा जो है वो पहला शो है जनाब, तो इसमें बहुत सारी जो है वो पेशरफ्त हुई हैं। क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीलियाँ हुई हैं। आलिया रशीद जो डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन थी PCB की, वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गई हैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से। इसके साथ साथ जो है वो काकुल में जो कैंप था वो जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा और आज जो है आर्मी चीफ ने जो है इफ्तार डिनर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में और एक बड़े अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया गया जहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी दिया। और आर्मी फिजिकल एंड ट्रेनिंग स्कूल जो है इसको भी जो है बाबर आजम ने, इनके जो ब्रिगेडियर अब्बासी साहब हैं, उनको भी जो है वो एक सेवेनियर के तौर पर अपनी कैप और अपनी शर्ट जो है वो दी है। तो बिल आखिर ये कैंप जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान हो गया कि जहाँ पे अजहर महमूद जो है वो कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। साथ साथ वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर और मैनेजर के ओहदे पे उनका तकर्रुर किया गया है। तो बहुत सारे मुद्दे कि जिनके ऊपर आज बात करनी है। इस वक्त आप तस्वीर भी देखी आपने अपने स्क्रीन पे कि जहाँ पे आर्मी चीफ साहब ने जो है टीम के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया और बड़े अच्छे माहौल के अंदर जो है, क्योंकि खिलाड़ियों ने भी जो है वो इस काकुल का जो ट्रेनिंग कैंप था उसको एंजॉय किया और उसको अपने लिए बड़ा मजबूत जो है वो करार दिया। तो आज बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, इसी वजह से हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कि जिनका कोचिंग के हवाले से भी बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, क्रिकेट जर्नलिज्म के हवाले से, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी जो स्पोर्ट्स की बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। मेरे साथ मौजूद हैं कोना मशराफी, ज़बरदस्त क्वालिफाइड कोच और बहुत ही बोल्ड एंड ब्लंट और सच्ची गुफ्तगू करने वाले अयाज अकबर यूसुफजई साहब टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, थैंक यू वेरी मच। आपके तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सर आपको एडवांस में ईद मुबारक भी। इससे पहले आगाज़ करें, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि ये जो भी मैनेजमेंट का ऐलान हुआ है जिसमें अजहर महमूद साहब को जो है वो बॉलिंग हेड कोच रखा गया है, फिर सीनियर मैनेजर का एक ओहदा रखा गया है वहाब रियाज साहब के लिए और उसके बाद फिर मैनेजर रखा गया। तो ये जो ओहदे जो रखे गए ज़रा इनको बताइएगा, क्योंकि इससे पहले यासिर अरफात को फिर क्यों बुलाया था अगर हमें अजहर महमूद पे ही जाना था? अली भाई, ये आपको जैसे पता है कि इन्होंने हेड कोच के लिए जैसे ही मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज लिया तो उन्होंने कहा था कि मैं गैर मुल्की कोचेज ही रखूँ, के बयान से लग रहा था। तो उसके बाद फिर इन्होंने हंटिंग शुरू की। इन्होंने डेरेस समी को कहा, उसने एक्सक्यूज़ किया। शेन वाटसन को कहा, उसने एक्सक्यूज़ किया, क्योंकि वो आगे पाकिस्तान में मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की कोचिंग करते रहे, खेलते रहे, तो उनको यहाँ के माहौल का अंदाज़ा था कि जैसे हमने आपको पता है कि पहले फॉरेन कोचेस के साथ जो हम रवैया रखते रहे हैं, जैसे बोर्ड में तब्दीली आती है तो उसके बाद वो बेचारे वो भी फारिग हो जाते हैं। जिनको आप बुलाते हैं उनको फिर बड़ा बेइज्जत करके यहाँ से आप भेजते हैं, जो रियलिटी है। तो इसलिए थोड़ा सा ना मैंने देखा कि फॉरेन कोचेस थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं, थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं यहाँ पर आने के लिए। मैंने ये स्टोरी दी थी अपने टीवी चैनल पे कि जी गैरी क्रिस्टन के साथ इनके मामला तय पा गए हैं। गिलेस्पी के साथ उन्होंने जो है वो रेड बॉल के हवाले से बात की, लेकिन इसके अंदर एक कानूनी हिच ये है कि हमारे यहाँ पहले आप बंदा रख लेते हैं, उसका इश्तिहार बाद में डालते हैं। तो इन्होंने बातें तो बाहर आ गई, सारा कुछ हो गया, तो अब उन्होंने इश्तिहार जो दिया तो उसमें अभी दिन है, आपको पता है 15-16 तक तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद फिर 20 तक सारा मामला जाना था, बीच में सीरीज आ गई थी। तो पहले तो हेड कोचेस के वाइट बॉल और रेड बॉल की बात हो रही थी, फिर असिस्टेंट कोच और लोकल जो स्टाफ होगा वो कौन होगा। उस हवाले से फिर हमारे पास ये भी इतला थी कि अजहर महमूद को एज असिस्टेंट कोच पाकिस्तान दोनों के लिए, रेड और वाइट बॉल के लिए, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। तो उनसे बात उनकी हो गई है, सारा कुछ तय हो गया था, लेकिन उसके भी आपको पता है असिस्टेंट कोच के इश्तिहार उन्होंने 2 दिन पहले डाला है, उसमें भी टाइम है। तो ये चीज़ें तमाम कानूनी हित से बचने के लिए इन्होंने फिलहाल इसको होल्ड किया है और होम सीरीज की इसलिए उन्होंने कहा कि चलो इसी पे अपना इस्तेफादा करते हैं। और अजहर महमूद जो एज असिस्टेंट कोच पाकिस्तान टीम के साथ होंगे, उनको अबूरी तौर पर या टेम्परेरी तौर पे आप कह सकते हैं कि उनको एज अ हेड कोच उन्होंने रखा है, लेकिन इन्होंने ही कंटिन्यू करना है। आप खुद भी क्वालिफाइड कोच हैं यार, आप ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन कोचेज हैं वो जो है वो थोड़ा सा बेहतर होते हैं, लेकिन ये बताएं कि अभी जो हमारे ऑस्ट्रेलियन कोचेस की बात हो रही है, जैसे गिलेस्पी की बात हो रही है, गैरी क्रिस्टन को लेकर आते हैं, अभी वाटसन का जो एक्सपीरियंस था वो क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और जो मेरे ज़रा है वो ये बताते हैं कि शायद अब अगली दफ़ा वाटसन हमें बेंच पे बैठे हुए भी नज़र नहीं आए।
इतना ज़्यादा उनका जो एटीट्यूड प्रॉब्लम रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ और उनकी टॉप मैनेजमेंट के साथ, उनके ओनर के साथ, तो आपको लगता है कि बाबर आजम को, आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि बाबर आजम का अमल दखल टीम के अंदर बहुत होता है, और जो ये प्लेयर आते हैं जो साउथ अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन आते हैं तो वो अपने काम में किसी की जो इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, तो किस तरह से मामला चलेंगे अगर ये जो फॉरेन कोचेज आ गए? तो देखिए, गैरी क्रिस्टन का जब थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो आपको पता है कि वो साउथ अफ्रीका से खेलते रहे हैं, बड़ा अरसा, अच्छा, बड़े अच्छे क्रिकेटर भी रहे और बड़े अच्छे को इंडिया में भी सर वो एशियन मेंटेलिटी को समझते हैं। तो गैरी क्रिस्टन का तो मसला मुझे लगता नहीं है कि इनके साथ कोई मसला होगा। हाँ, गिलेस्पी का हो सकता है कि कोई ना कोई इनके साथ आगे इशू बने, अगर यही हो, लेकिन हो सकता है वो भी एडजस्ट कर जाए, क्योंकि वहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल जो वहाँ की स्टेट की टीम है उसके वो कोच रहे हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, उनको को पहली इंटरनेशनल असाइनमेंट मिली है इतनी बड़ी कि किसी बड़े टीम की और किसी फुल मेंबर काउंटी में भी कोच है वो। जी, काउंटी में भी कोच रहे गिलेस्पी। नहीं, मैं उसकी बात वही कह रहा हूँ ना कि किसी इंटरनेशनल टीम की मैं कह रहा हूँ कि जो फुल मेंबर हो उसकी कोचिंग उनको मिली है, तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल को भी बेहतर करना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जहाँ देखिए, जो भी यहाँ पर आएगा पाकिस्तान में उसको यहाँ की सर्कमस्टांसेस के साथ चलना पड़ना है। जहाँ तक बाबर आजम है, ये तो हकीकत है कि कप्तान का रोल होता है, कप्तान ये समझता है कि यार मैंने टीम जब खिलानी है, अंदर जवाब दे भी मैं हूँ, तो फिर मुझे ही सिलेक्शन का इख्तियार देना चाहिए। तो अभी उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है, वैसे मुझे तो अजीब सी लग रही है, उसके अंदर नॉन क्रिकेटर भी 2-3 लोग आ गए हैं, पता नहीं उनका क्या रोल होगा, मुझे तो नहीं समझ। सर अब मैं आता हूँ सिलेक्शन कमेटी पे, मैं आता हूँ, ये अजहर महमूद को जो हेड कोच बनाया, कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग नहीं लगती है कि कुछ जो हिस्सा क्रिकेट बोर्ड का वो पूरा लाहौर के लिए दे दिया गया है, कुछ हिस्सा जो है वो पूरा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए दे दिया गया है? जो अभी आपने बात की है कि हम देख रहे हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी में भी लोग हैं वो भी वही हैं जो उस फ्रेंचाइज से मुंसलिक हैं, फिर रियाद उल हक साहब हैं वो भी उसी से मुंसलिक हैं, अभी अजहर महमूद आ गए तो वो भी उसी से मुंसलिक हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो हिस्से दे दिए गए दो मुख्तलिफ शहरों को? अली भाई देखें, हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है, तबाही हो रही है पिछले बड़े अरसे से क्लब पीसीबी में, वही लोग, वही चेहरे, वही फ्रेंचाइज से भी लाखों रुपए ले रहे हैं और वही लोग लाखों रुपए पीसीबी भी ले रहे हैं। और अगर आप मेरी तरह, आपकी तरह को गरीब आदमी अगर कोई मुश्किल से कोच बन के आता है तो उसके ऊपर डुअल जॉब का स्टैंप लगा के उठा के बाहर फेंक देते हैं। मसला ये है यहाँ पर कि जी जिनको ये सूट करते हैं या जो इनको सूट करते हैं वो लोग कुछ भी करें, प्राइवेट एकेडमियां बनाई हुई हैं, प्राइवेट असाइनमेंटें करते हैं, 2-3 जगह पर अपने आप से मतलब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, दे आर वेल एंड गुड, वेल एंड ऑफ, मतलब बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। अगर कोई बेचारा कोच अपनी एक सिस्टम के जरिए आता है, कोचिंग कोर्सेज करता है, 20-25 साल का एक्सपीरियंस लेके आता है, उसको उठा के बाहर फेंक देते कि तुम दूसरी जॉब कर रहे हो। भाई क्या करे वो, आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उठा के बाहर फेंक देते हैं, सियासत की नजर कर देते हैं सारे सिस्टम को। तो अजहर महमूद जो है वो आपको पता है बड़े अरसे से इसी मुख्तलिफ काउंटीज के साथ और फिर इस्लामाबाद के साथ भी एसोसिएटेड रहे, तो उनका टारगेट यही था, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनका टारगेट पाकिस्तान टीम ही था कि किसी तरीके से मैं इस सिस्टम में इन हो जाऊं, क्योंकि वकार साहब ने तो आपके सामने एंजॉय कर लिया है, काफी 3-4 दफा कोच आए, उन्होंने एंजॉय किया, माल बनाया और साइड पे हो गए। वसीम अकरम साहब जो है वो आपके देख लिया कि वो उनके ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है कि वो पाकिस्तान वो आना चाहते हैं मैनेजमेंट पोजीशन पे, लेकिन एज ए कोच नहीं आना चाहते। अजहर महमूद साहब का टारगेट यही था, जो काम लेने में कामयाब भी हो गए हैं बड़े अरसे से, क्योंकि मैं भी आपको पता है ऑफ एंड ऑन बोर्ड के साथ रहा हूँ किसी बहुत अरसे, और मैं इन चीज़ों को समझता भी हूँ, और मैं क्योंकि अंदर की बातें हमें भी पता लगती रहती हैं, तो उनका टारगेट ये था जो अचीव करने में कामयाब हो गए। लेकिन ठीक है, अजहर महमूद जो एक क्वालिफाइड कोच भी हैं, ही इज़ गुड, तो उनको अभी एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। अब जब उन्होंने ले लिया इनको रख ही रहे। लेकिन इशू यही आ रहा है कि अभी इस वक्त जो बोर्ड में हालात है आपके सामने ही है, इट्स अ टोटली वन मैन शो। वहाब रियाज साहब जिनके खुद ऊपर आपको पता है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, माजी में उनके ऊपर काफी कुछ पड़ा हुआ है, आपको मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। उनको अचानक आपने सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, फिर उसको इलेक्शन कमेटी में ले आया, वो सीनियर, मतलब सब कुछ इन्हीं को दे दो, बाकी जाए भाड़ में, इन्हें नहीं लेना है। अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं, अब वो वहाब रियाज साहब पे मेहरबान है, उनके साथ वो मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो मतलब मैं अब क्या कहूँ आपको, बड़ी चीजें हम टीवी पे कह भी नहीं सकते। लेकिन आपको क्या लगता है कि सीनियर मैनेजर की कोई जगह थी? क्योंकि मंसूर राना तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, फिर मंसूर राना के ऊपर बिला वजह मिला के सीनियर मैनेजर बिठाना, चाहे वहाब रियाज हो, चाहे अली सलमान हो, चाहे अकबर यूसुफजई हो, ये बनता नहीं है। ये मेरी बात सुने, मंसूर राना इतना सीनियर आदमी है, वो एज अ क्रिकेटर भी वहाब रियाज से बहुत सीनियर है, वो एज अ कोच भी वहाब रियाज से बड़ा सीनियर है, और एज अ मैनेजर भी बहुत सीनियर है। लेकिन क्योंकि इस वक्त तोती किसी और का बोल रहा है, तो वो तो शुक्र करे, मेहरबानी करे, उन्होंने सीनियर मैनेजर कर लिया है। हो सकता है वो चाहते तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते, ठीक है ना।
वो आपने राना सनाउल्लाह साहब की एक ट्वीट देखी होगी, एक बात सुनी होगी कि एक शख्सियत के बारे में कह रहे थे कि उनकी मेहरबानी हो तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं, अगर वो नहीं बने तो उनकी मेहरबानी है। तो वहाब लेकिन रियाज सर साहब की मेहरबानी है, वो तो चीफ फयाज एग्जीक्यूटिव भाई भी बन टॉपिक सकते बहुत हैं। ज्यादा है, मैं जरा जल्दी जल्दी आपसे सवाल करूंगा। जी आपको किस तरह लगता है कि जो ओहदे हैं पाकिस्तान में शायद वो ज्यादा है, लोग कम पढ़ने, इसलिए एक आदमी को 3-3 ओहदे दिए गए? क्योंकि अभी एक तस्वीर आई थी, वो आपकी नजरों से भी गुजरी होगी कि जनाब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई और इस मौके पर मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इसी तरह अब ये हो गया कि जनाब सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वहाब रियाज की मुलाकात हुई है पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज के साथ, और इस मौके पे सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी मौजूद थे। यार मैं वही कह रहा अली भाई, ये अलमिया इस तरह के करेक्टर हमारे पाकिस्तान में हर एक दौर में आते हैं। इस दौर में भी इस करेक्टर को आप एंजॉय कर लें। ये जो आपने 2 नाम लिए हैं, इन दोनों साहिबान को आप देख लें। इससे पहले माजी में भी कुछ हमने करेक्टर देखे, ये हर दफा ही आते हैं। जो भी नया बंदा आता है वो अपने बंदे लेके आता है और उसी पे मेहरबान। इस सिस्टम, यकीन करें मुझे तो जो डर लग रहा है ना, वो ये लग रहा है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक की हॉकी वाला हाल होने वाला है। पैसे बोर्ड के लगाए जा रहे हैं, दबा दबा के लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जा रही है और जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि जी क्योंकि अच्छे पैसे देंगे तो काम करेंगे। भाई लोग पहले भी तो अच्छा, पैसों पे काम करते थे ना। अच्छा ये बताएं, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, अभी आलिया रशीद साहबा बड़ा अच्छा काम कर रही थी, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक सब उनकी तारीफ कर रहे थे, जिस तरह वो मीडिया को हैंडल कर रही थी। अचानक जो है उन्होंने अपनी बेटी की शादी की वजह से छुट्टी की दरखास्त दी और वो रद्द कर दी गई है, और उसके बाद उन्होंने जो ओहदे से मुस्ताफी हो गई हैं। आलिया रशीद साहबा जिस तरह काम कर रही थी, आपको नहीं लगता था जिनको रिटेन करना चाहिए तो उनको पीसीबी छोड़ रहा है? देखें, आलिया रशीद को इन्होंने काम करने ही नहीं दिया, ठीक है ना। उस खातून के साथ जो इन्होंने किया, उसकी करेक्टर असोसिएशन की, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए, कुछ मखसूस साफियों से उनके खिलाफ वीलॉग्स करवाए। मैं तो पहले दिन से कहता था कि वो उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ पर काम करने के लिए ना आपको फिर हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो उनके खिलाफ, आलिया रशीद के खिलाफ इन्होंने इतनी बड़ी कंपेन चलाई, उनकी हर जगह पे उनको काम नहीं करने दिया। हालांकि वो खातून वाकई कुछ करना चाहती थी, वो एक ऐसे माइंड के साथ आई थी कि यार कम से कम चलो मैं अपना एक तजर्बा, उनकी देखें वो सीनियर खातून है, उनके एक तजर्बा है, मैनेजमेंट को भी समझती हैं, मीडिया को समझती हैं, एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ एसोसिएट रही हैं, क्रिकेट को समझ, देखें ये वाइट खातून थी जो क्रिकेट को वाकई सही समझती थी। बदकिस्मत है सलमान भाई, इशू यही है कि यहाँ पर जो आता है अपने बंदे लेके आता है, तो ये प्रेडिक्टेड था कि उनसे रिजाइन लिया जाएगा। और मैं बताता हूँ ना, उनको इस पोजीशन पे, इस मैच पे लाया गया कि वो रिजाइन दे। और कोई भी शरीफ आदमी या सही आदमी इस माहौल में कैसे काम करेगा जहां पर? ठीक है, अच्छा मुझे ब्रेक पे जाना है, कल टीम अनाउंस होने जा रही है, फिर हम घूम फिर के जो है, ठीक है बात ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आप चूंकि डोमेस्टिक में आपने प्लेयर भी बड़े प्रोड्यूस किए हैं, मैं नाम लूंगा वक्त कम पड़ जाएगा। डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो हमें नजर आते नहीं। इमाद वसीम की वापसी, आमिर की वापसी, उस्मान को हम यूएई से उठा के लेकर आ रहे हैं, तो हमारा डोमेस्टिक का जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है वो कहां पर जाएगा? और अगर इन लोगों के नाम टीम में आ जाते हैं तो बंद कर दे अली भाई डोमेस्टिक को, सिर्फ पीएसएल कराया करें, पीएसएल से लड़के लाएं, छोड़ें डोमेस्टिक को। किस डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं यार? जब आपने डोमेस्टिक, आपने इसको इज्जत ही नहीं देनी, इसको रिस्पेक्ट ही नहीं देनी, तो बंद कर दें। फिर अगर आपने उस्मान को यूएई से लाके पाकिस्तान खिलाना है, ये आपका मयार है और पीएसएल आपका मयार है, तो मैं तो सॉरी, मैं तो कहता हूँ कि ये डोमेस्टिक खेलने नहीं चाहिए, इनको छोड़ दें और बस पीएसएल खिलाएं, फ्रेंचाइज बनाएं, लोगों को टीम में दें, और वहाँ पे जो छक्के चौके। लेकिन सर लीग में भी तो मसले है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग का जो एनओसी दे रहा है बार बार, जो प्राइवेट लीग्स हो रही हैं, चाहे कराची पाकिस्तान के एक और खित्ते में लीग हो रही हो, चाहे सिंध के अंदर लीग हो रही हो, एनओसी भी तो उन लोगों को दे रहा है ना जो फ्रॉड करके चले जाते हैं। मैं ये लफ्ज लेना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि जब प्लेयर के पैसे नहीं दे रहे, मैनेजमेंट के पैसे नहीं दे रहे, तो फिर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे कि जो अभी तक प्लेयर तरस रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग तरस रहे हैं, उनकी पेमेंटें क्लियर नहीं हो रही है? भाई ये उनका कसूर नहीं है बोर्ड का, ये पीछे जो आपके बड़े स्टार, इनके पीछे मास्टरमाइंड है ना, जो माल बना के दाएं बाएं हो जाते हैं, उनको पकड़े। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर लीग के पीछे एक मास्टरमाइंड है, आप एक सो कॉल्ड स्टार बैठा हुआ है जो एनओसी बोर्ड से लेके देता है, माल बनाता है और फिर साइड पे हो जाता है। तो उनकी तरफ आप देखें, बोर्ड को क्या कहते हैं, आप अपने स्टार, सो कॉल्ड स्टार को पकड़े जो लोगों को यहाँ पर लोगों को ठीक है जरा इस पे तफसील से मैं बात भी करूंगा, वक्त थोड़ा सा आज महदूद था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत सारे मुद्दों थे जो बात करनी थी और आपका इनपुट जो है वो हासिल करता था। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट के एक जबरदस्त ऑफ स्पिनर के हवाले से और साथ साथ अपनी टॉप स्टोरीज भी आपको दिखाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है अयाज अकबर यूसुफजई। और आज का जो हमारा शो है वो ऐसा लगता है कि ऑल केपी शो है, क्योंकि जो इससे पहले अयाज अकबर यूसुफजई उनका ताल्लुक भी जो है वो केपी से था, सूबे सरहद से था। और एक और जिस हमारे साथ गेस्ट है उनका ताल्लुक भी जो है वो केपी से। कौन है वो हमारे ज़बरदस्त गेस्ट, उनका आपसे तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉरवर्ड आज की टॉप स्टोरीज। आर्मी चीफ का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इफ्तार डिनर। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम के कोचिंग स्टाफ का ऐलान। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद हेड कोच, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर। वाक रियाज सीनियर टीम मैनेजर और मंसूर राना टीम मैनेजर होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कल होगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी की काकुल फिजिकल ट्रेनिंग कैंप में शरीक क्रिकेटर से मुलाकात में कमेटी ने रोटेशन पॉलिसी और नए खिलाड़ियों को मौके देने के बारे में एतमाद में लिया। उस्मान खान पाकिस्तान की कौमी टीम में खेलने के लिए अहल हैं, वो खेलेंगे। कौमी टीम के लिए गैर मुल्की कोचेस का फैसला 15 अप्रैल तक हो जाएगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात अभी काबिल-अज़ वक्त है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। इंशाअल्लाह T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, कप्तानी जिम्मेदारी है, सबको साथ लेकर चलता हूँ, कौमी कप्तान बाबर आजम। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाने का फैसला उजलत में किया गया। शाहीन अफरीदी को बतौर कप्तान मुकम्मल मौका मिलना चाहिए था। साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ। मेरी किताब में मोहम्मद आमिर के लिए कोई मुआफ़ी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता मेरा बेटा भी कुछ ऐसा करता तो मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर देता। रमीज़ राजा। ग्रीन शर्ट्स वेटरन टीम को ज़ेर करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। चीफ सिलेक्टर सलीम जाफर। मुल्क में कौमी खेल हॉकी से खिलवाड़ होने लगा और दोनों फेडरेशंस ने अलग अलग कैंप भी लगाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन का बेसबॉल लीग कराने का फैसला। लिवरपूल ने प्रीमियर लीग में टॉप पोजीशन हासिल करने का सुनहरी मौका गंवा दिया। ये नाज़रीन थी आज की टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज में जो इंपॉर्टेंट स्टोरी आपने देखी है वो क्रिकेट के हवाले से, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी जो है वो अब खिलवाड़ बनता ज़्यादा नज़र आ रहा है। दो मुतवाज़ी फेडरेशंस कायम हो गई हैं और दोनों ने ही जो है वो कैंप लगाने का फ़ैसला कर लिया है। एक लगा रही है जनाब कोयटा में और एक लगा रही है इस्लामाबाद में। अब इन दोनों मुतवाज़ी फेडरेशन के होने से खिलाड़ियों को और खेल को जो है वो कितना नुकसान पहुँचेगा इसका फ़ैसला आप ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई मुतवाज़ी फेडरेशन खेलों का सत्यानाश कर चुकी हैं। आपको बताते चलें कि हमने प्रोग्राम के जो ब्रेक के बाद जब वापस आए थे हमने कहा था कि आज ऑल केपी शो है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद हैं कि जो बड़े सेंसेशन बने हुए हैं और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनका बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है। उस्मान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं कि जो सिंध प्रीमियर लीग में बड़े ज़बरदस्त बॉलर बन के सामने आए। पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और बड़ी एक तबाही के साथ उन्होंने जो है वो अपना आगाज़ किया। PSL का डेब्यू किया, एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की और अभी हालिया रमज़ान टूर्नामेंट में भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। जी स्पोर्ट्स और GTV की कोशिश होती है कि नौजवान और यंग टैलेंट को सामने लाएं, इसीलिए उस्मान तारिक को आज हम अपने शो में उनको मदऊ किया। हालांकि आज ही वो पेशावर पहुंचे हैं, लेकिन हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन अपनी मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और इस इंटरव्यू के लिए जहां हम उस्मान तारिक के मशकूर हैं, वहीं हम वक़ार अली सैयद जो असिस्टेंट मैनेजर हैं कोयटा ग्लेडिएटर के और उमर एसोसिएट के साथ वाबस्ता हैं, उनके भी इंतहाई मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ज़बरदस्त हूँ। मैं और आप दोनों तो ठीक है, लेकिन जो आपने बैट्समैनों के साथ किया हुआ है किसी को समझ ही नहीं आ रहे उस्मान तारिक कि धीमे से आते हैं और जैसे वो गली में से एक बच्चा गर्दन निकाल के देखता है ना कि अब्बू तो नहीं है कि मैं गली में गुजर जाऊं, इस तरह आप देखते हैं और बॉलिंग करते हैं और बैट्समैन की विकेट उड़ती हुई नजर आती है। कर क्या रहे हैं आप? सर बस हम तो अपनी तरफ से कोशिश ही सिर्फ कर रहे हैं और बाकी ये है कि जो स्किल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेजेस। बस तो कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट कर सकें। बाकी ये कि प्लेयर्स जितने भी खेल रहे हैं बड़े नाम है, बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कि चले इस टाइम रिसीव कर रहा हूँ इन लोगों को, तो बड़ी बात है मेरे लिए भी। अच्छा उस्मान, ये बताएं कि जो आपका बॉलिंग एक्शन है ये बड़ा यूनिक किस्म का बॉलिंग एक्शन है, तो ये आपका नेचुरल है या आपने इसको एडॉप्ट किया है? सर ऑनेस्टली ये नेचुरली है। मतलब जैसे कि मैंने पहले इंटरव्यू से भी कहा है कि ये मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऐसे ही करता रहा हूँ। बीच में काफी थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, लेकिन ये जो पॉज है या जो मतलब यूजुअली बहुत सारे लोग इसको भी वो कर रहे हैं, पॉइंट आउट करें कि पॉज लेता है, तो ये पॉज शुरू से ही है जो कि मतलब नेचुरली है, मतलब ऑनेस्टली किसी अडॉप्ट नहीं किया मैंने। अच्छा, आपने पॉज की बात आपने खुद ही कर दी, तो मैं तो आपको वैसे जो प्राइवेट में मैं तो आपको कहता ही जो है वो बॉलर्स का तिलत हुसैन हूँ, वो भी बहुत पॉज लेके डायलॉग डिलीवरी करते थे। आप बॉल डिलीवर करते हैं बहुत पॉज लेके करते हैं।
जी बिल्कुल। मैं मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा सेकंड जब आ जाते हैं तो उसमें बेसिकली ये होता है कि बेस मजबूत होना, रिस्ट को टाइम मिलना, तो मतलब काफी मुझे इसमें बेनिफिट नजर आते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट भी सामने, बॉल में निप वगैरह, आई गेस इसी वजह से जो है ना मुझे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाती है। अच्छा, जब आप रुक के बॉल करते हैं तो उसमें क्या बैट्समैन को जज कर रहे होते हैं या आपका एक नेचुरल एक ऐसा है कि भाई आपने रुक के ही बॉल करनी है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि उस्मान बड़ा देखभाल के बॉल को अपना पिच करता है। सर ऑनेस्टली यही बात है कि मैं मतलब ये पॉज लेने के बाद मुझे ये पता लग जाता है कि बैट्समैन के इस टाइम क्या इनिशियल मोमेंट है। इनिशियल मोमेंट का पता लगने के बाद ये होता है कि आप इजीली जो है ना रीड करके उस अकॉर्डिंगली आप फिर बॉल डाल सकते हो। अब लगता है कोई बैट्समैन अगर बाहर निकल रहा है तो एट द लास्ट मोमेंट आई कैन मतलब चेंज माय माइंड। अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो मैं रॉन्ग गन डाल लेता हूँ, रॉन्ग गन डाल लेता हूँ तो मैं बाहर भी निकाल लेता हूँ, तो वो मुझे एक्स्ट्रा सेकंड इसी वजह से मिल जाता है, जिसकी वजह से मुझे एडवांटेज मिल जाती है। तो उस्मान, कब से आप क्रिकेट खेलने को, जब अपने इब्तिदाई जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि अभी सिंध प्रीमियर लीग में उस्मान तारिक आए और वो छा गए, और जिस तरह से आपने फाइनल में बॉलिंग की तो आउट क्लास कर दिया हैदराबाद बहादुर्स को। That was a really good experience. सर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी 2011 से, लेकिन उस टाइम पे मैं टेनिस भी खेलता था, टेनिस बहुत ज्यादा, तो हार्ड बॉल मतलब ये था कि ज्यादा खेलना था, लेकिन ऐसे नहीं कि प्रो प्लेयर बनूंगा। फिर होते होते फिर कोशिश की 2013-14 में कि मैं कोशिश करूँ कि ग्रेड 2 खेल जाऊँ, बट एट दैट टाइम नहीं खेल पाया ड्यू टू सम रीजंस कि मतलब प्लेयर्स ऑलरेडी डेवलप मौजूद थे। तो फिर मुझे घर के थोड़े ऐसे इश्यूज भी थे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फिर बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं जो क्रिकेट छोड़ देते हैं। तो मैं फिर क्रिकेट छोड़ के चला गया दुबई गया मैं। आई वाज लाइक वर्किंग इन साका इंटरनेशनल कंपनी एज अ परचेज कोऑर्डिनेटर। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे ये था कि आप वीकेंड पे मैचेस आपको मिल जाते हैं, तो फिर मैं वीकेंड पे जाता था, मैचेस खेलता था। फिर वहाँ पे मेरे माइंड में ये आया कि आई शुड गो फॉर प्रो क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे दुबई में जो इंडिया से लोग आते हैं क्रिकेट खेलते हैं, प्रो प्लेयर्स श्रीलंका से आते हैं, तो उनको वो अच्छा खासा रिसीव करता था। तो फिर वही प्रेस करते थे कि व्हाई यू डिडंट प्लेड अ सिंगल मैच ऑफ फर्स्ट क्लास और समथिंग डिपार्टमेंट या मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट ना। तो उनके वो बातों से लगा मुझे कि यार आई स्टिल डू हैव सम गट्स टू डिलीवर। और फिर होते होते इस तरह मतलब फिर माइंड बना दोबारा से क्रिकेट की तरफ जाने का। Then I just quit that job and I just came back to Pakistan. I just started my career I just wanted to build my career in cricket. तो फिर मैंने 2017 से मैंने फिर सही प्रॉपर क्रिकेट स्टार्ट की, जिससे मैंने ना फिर किसी और तरफ माइंड नहीं लेके गया। And there was only one plan, I'll have to play cricket. That's it. तो बस फिर से बात मैं 2017 से आज तक मैं। So right now cricket is only your bread and butter. You are not doing any other job. Nothing sir, nothing, कुछ भी नहीं। Okay. सिर्फ क्रिकेट। उस्मान तारिक का जो सफ़र है वो यहाँ तक पहुँचा है, पाकिस्तान आ गए उस्मान तारिक अपने क्रिकेट को कंटिन्यू करने के लिए। इसके बाद किस तरह से ये इन्होंने फ्लरिश किया, किस तरह से आगे बढ़े, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है उस्मान तारिक और कम वक्त में सवालात ज़्यादा है, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा उस्मान, रमज़ान क्रिकेट आप पाकिस्तान कराची आके खेले, और वो वो टूर्नामेंट मैंने कवर भी किया जहाँ पे आप हेलीडोज आइसक्रीम की जानिब से खेले। नसीर खान वो करबला हीरोज़ के नाम से भी टीम रन करते हैं और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर्स उनके पास होते हैं। इससे पहले खुशदिल शाह को भी वो प्रोड्यूस कर चुके हैं जिन्होंने रमज़ान में काफ़ी नाम किया। फिर गौहर भी उनके पास से खेले, बहुत सारे KP के प्लेयर भी आके उनके पास से खेले। इस्माइल शाह एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है जो उनके पास खेलता है। रमज़ान क्रिकेट से आपका नाम आगे आया? जी मैं रमजान क्रिकेट से मेरा बिल्कुल मैं हाईलाइट हुआ। नसीर जो कि हमारे भाई हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था टूर्नामेंट के लिए। उन्होंने देखा नहीं था मुझे, मैंने सिर्फ सुना था। उन्होंने हमारे गौर अली विकेट कीपर हैं, उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने बुलवाया। उमर स्किल के खिलाफ मैंने परफॉर्म कर दिया था। तो फिर वहाँ पे नदीम भाई ने जो है ना देखा मुझे, तो दे देन लाइक कॉन्टेक्टेड नसीर के यार हमें लड़का चाहिए मोइन खान में। तो मैं मोइन खान ने उमर एसोसिएट से खेला, जिसमें मतलब सेमीफाइनल मैच में 137 आई गेस हमने किए थे। तो मैंने सेमीफाइनल में 5 आउट कर दिए थे, तो वो मैच जितवाया था मैंने। तो देन आफ्टर मतलब इनके ज़हन में मैं था कि यार वी वांट टू फिक्स दिस गाय एंड वी वांट टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स।
ठीक है, फिर सिंध प्रीमियर लीग आपका बड़ा अच्छा गया, इस तरह मैं पहले भी बात कर रहा था। सिंध प्रीमियर लीग उस्मान? तो हुआ कि सर मैं यूएस था ना। हेलो, जी जी उस्मान, आवाज आ रही है जी। मैं यूएसए में था तो मुझे नबील भाई की कॉल आई। तो ऑनेस्टली मतलब आई जस्ट वेंट टू यूएसए जस्ट टू यू नो लाइक वहां से क्रिकेट शुरू कर दूं, वहीं से खेलूं। फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो हमने सोचा कि चलो वहीं से क्रिकेट खेलने के, यहाँ पे तो मौका मिल नहीं रहा था इस तरह प्रॉपर। तो मैंने सोचा कि चलो बस फिर वहां से, लेकिन नबील भाई ने कॉल की मुझे कि हमने पिक कर दिया आपको सिंध प्रीमियर लीग में, वी वांट यू टू जॉइन द टीम। तो फिर वो भी एक बड़ा रिस्क था मेरे लिए कि वहां पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट यूएसए में मिल रहा था, लेकिन मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा। और वहाँ पे नाइट राइडर जो टीम है, अल्लाह का भला करे, कि उन्होंने मुझे बहुत प्रोटोकॉल, बहुत ही इज्जत दी एंड दे जस्ट यू नो लाइक पैम्पर्ड मी इन अ गुड वे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप फिक्र नहीं करो, आप जाओ, आपकी जगह यहाँ पे सिक्योर है, आप दोबारा भी आ सकते हो। तो फिर मैं उनके सपोर्ट से जानिसार भाई, अब्दुल भाई, मोहसिन मस्ट आई विल टेक हिज नेम, तो उन्होंने मुझे फिर जाने की इजाजत भी दे दी। मैं गया, मैंने रिस्क लिया, मैं एक्सपीरियंस खेलने आ गया और फिर द रेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो बॉलिंग एक्शन है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, इसको सस्पेक्ट क्यों करार दिया गया? क्योंकि इस तरह भी आप कह रहे हैं 2017 से मैं खेल रहा हूं, अभी आप लाइमलाइट में आए, अगर आपका बॉलिंग एक्शन ये शायद सस्पेक्ट नहीं होता तो शायद इस वक्त आप काकुल के कैंप का हिस्सा होते। मे बी ऐसा हो सकता था कि अगर सस्पेक्ट ना होता तो शायद मैं अभी काकुल कैंप का हिस्सा भी होता। लेकिन द थिंग इज उसके बाद मैं गया एनसीए तो वो भी क्लियर हो गया। और मुझे इस बात का नहीं पता कि सस्पेक्ट किस चीज के हुआ हूँ, क्योंकि जब मैं काकुल वहाँ पे गया एनसीए तो आई जस्ट आस्क्ड फ्रॉम द कंसर्न पर्सन्स के मेरे किस डिलीवरी पे आप लोग इनका ऑब्जेक्शन हुई है। तो उन्होंने लिटरली यही कहा कि हमें ये मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ये बोला गया कि हमें सस्पेक्ट नजर आ रहा है शक की बिना पर। तो देन आई जस्ट टोल्ड देम कि अच्छा मैं आपके सामने हूँ, आप मुझसे बॉलिंग करवा लें। तो अब जरा मेरे पास वक्त कम है, एक मिनट जल्दी जल्दी में 2-3 सवाल करूंगा। अभी आप क्लियर हैं बिल्कुल और खेल सकते हैं, आप किसी भी किस्म की क्रिकेट खेल सकते हैं? जी हाँ, मतलब मुझे तो क्लियर करा दे कि मैं दोबारा आया और मुझे फिर दोबारा पीएसएल में मैचेस खिलाए गए और उसके बाद अभी तक मतलब क्लियर है। ठीक है, सही है। अच्छा ये बताएं कि आपका जो कहानी है, जो स्टोरी है, कि वो धोनी से बड़ी मिलाई जा रही है कि जी वो भी जॉब करते थे, आपने भी क्रिकेट छोड़ के जॉब शुरू कर दी, फिर आप वापस आए, ये सारी स्टोरी जरा जल्दी से बताइए क्या है? सर ये था कि मैंने एम एस धोनी की मूवी आई थी 2016 में, वो भी मैंने देखी, उससे मैंने देखा कि काफी सिमिलैरिटीज मुझे नजर आई उससे अपने लाइफ में। मतलब एक एक लो माहौल से बंदा आया है, क्रिकेट खेल रहा है, उसके टेक्निक्स भी अलग हैं, उससे भी क्रिटिसिज्म होती थी, मुझे भी हुई है, मेरी बॉलिंग को भी लेके क्रिटिसाइज किया गया कि यार ये कुछ अजीब एक्शन है, तो ऐसे हो वैसे हो, इस तरह उसकी भी हुई है। अपने बैच की बुलेट के आगे चले जाते हैं, आपके पास सपोर्ट नहीं होती, उसके पास सपोर्ट नहीं थी। उसने वो जॉब कर रखा अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को सर्वाइव करने के लिए, मैं भी जॉब कर रहा था, उसने फिर रिस्क लिया, उसने जॉब छोड़ी, मैंने भी जॉब छोड़ दी। और इस तरह देखते देखते मैंने सोचा कि यार जब एक इंसान हमारे सामने जीता जाता है, वो ये सब कुछ कर चुका है, तो व्हाई नॉट लाइक आई शुड गो विद द सेम माइंडसेट। तो मैंने भी अपने 2-3 साल करियर के मैंने सोचा कि मैं दे देता हूँ, तो मैं वहाँ पे जॉब क्विट करके आया। ठीक है, अब आइंदा आपसे कोई सवाल पूछे ना, अगर आइंदा कोई सवाल पूछे, आप एक और चीज भी इसमें कह दीजिएगा कि वो भी बैंड पहन के शुरू में खेलता था और मैं भी बैंड पहन के बॉलिंग करता हूँ। सर ऑनेस्टली ये मेरे माइंड में नहीं था, ये आपने मुझे बता दिया, थैंक यू सो मच। मैं इसलिए आपसे कहा था। अच्छा आपका बॉलिंग एक्शन जो है वो एशविन से काफी जो इसको रिजेम्बलेंस दी जाती है, आप खुद करते हैं कॉपी या ये नेचुरल रिजेम्बलेंस आपकी? सर ऑनेस्टली मैंने तो कभी भी मतलब एशविन को देख के बॉलिंग नहीं की, क्योंकि मेरे जो बॉलिंग एक्शन स्टाइल और सारा सब कुछ तो वो एशविन से काफी चेंज नजर आता है मुझे, क्योंकि मैं साइड ऑन हूँ ना, एशविन थोड़ा फ्रंट ऑन है, आप देख सकते हैं मेरी बॉलिंग। तो मतलब मैंने तो ऑनेस्टली किसी को इस तरह देख ही नहीं किया। अच्छा जब आपका पीएसएल में उस्मान, जब पीएसएल में आप पे ये सस्पिशियस आपका एक्शन हुआ तो आपने सोचा यार कैरियर तो बढ़ गया? सर कसम खाता हूँ कि मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं था इस बात को लेके। मुझे ये फील हुआ कि शायद मेरे परवरदिगार ने मेरे लिए बेहतरीन सोचा है। अगर मैं पीएसएल नहीं खेलता तो जो इज्जत मैंने कमा ली, हो सकता है कि अपने आने वाले मैचेस में मैं वो इज्जत गंवा दूं। तो मेरा एक तकवा, एक तवक्कुल अल्लाह पे इतना मजबूत है कि मेरे लिए जो कुछ भी होता है तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ बेटरमेंट है।
क्योंकि अच्छा उस्मान, अब माशाल्लाह आप स्टार तो बन गए, तो रिश्ते विश्ते आने शुरू हुए कुछ? सर रिश्ते की अभी ये कि रिश्ते तो अभी नहीं आए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भी इंशाल्लाह रिश्ता मेरा जो है ना हो जाए, क्योंकि नाउ इज द राइट टाइम टू चूज द राइट गर्ल फॉर माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। उस्मान तारिक हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की उस्मान तारिक ने, और हमने कोशिश की है कम वक्त में उस्मान तारिक के कैरियर के हवाले से ज़्यादा बात करें। एक दफ़ा फिर आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप थके हुए भी हैं, आपकी नींद भी पूरी नहीं, उसके बावजूद जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। लेकिन जी स्पोर्ट्स की ये जिम्मेदारी होती है और ये हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हम जो इस तरह के क्रिकेटर हैं कि जिनकी शायद परफॉर्मेंस ही उनकी पहचान है, कोई उनकी और बैक सपोर्ट नहीं है, उनको हम जो है वो जी स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म मुहैया करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है पूरी दुनिया के सामने उसके रीज़न आ सकें। परफॉर्मेंस तो आ चुकी होती है, लेकिन उसके रीज़न आ सकें, उनकी स्ट्रगल की स्टोरी सामने आ सके। जिस तरह धोनी से उस्मान तारिक मुतासिर हुए, इस तरह हो सकता है कोई और यंगस्टर जो है वो उस्मान तारिक से मुतासिर होकर जो है वो क्रिकेट में अपना नाम पैदा कर ले। यही हमारी ख्वाहिश और कोशिश होती है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अली सलमान की इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।